अब तक शाम हो चुकी थी। त्रिशान अहेली को इस वक्त लखनऊ के मरीन ड्राइव पर लेके आया था। लखनऊ का ये मरीन ड्राइव गोमती नदी के किनारे बना एक खूबसूरत सैरगाह था। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए ज्यादातर लोग आते थे। यहाँ एक बहुत प्यारा म्यूजिकल फाउंटेन भी था। त्रिशान अहेली के साथ इस वक्त किनारे में बैठने के लिए बने बेंचों में बैठा हुआ था। अहेली त्रिशान के कंधे में सिर रख डूब रहे सूरज को देख रही थी। त्रिशान भी अहेली को कमर से पकड़ उसके सिर से अपना सिर जोड़े सनसेट को देख रहा था। दोनों खामोश थे। त्रिशान दोनों के बीच पसरी खामोशी को तोड़ वैसे ही सनसेट को देखते हुए अहेली से कहता है, बीवी एक बात कहूं? अहेली कहती है, जी कहिए। त्रिशान तिरछी नजर कर अहेली को देख कहता है, तुम्हारे भाई ने एक लड़की पसंद की है। अहेली त्रिशान की बात पर उसके कंधे से सिर हटा हैरानी से त्रिशान को देख बोली, क्या यक्ष भैया को कोई लड़की पसंद है? त्रिशान अहेली को देख अपना सिर नहीं में हिला कहता है, नहीं बीवी, यक्ष नहीं, तुम्हारे कनिष्क भाई ने कोई लड़की पसंद की है। अहेली कुछ देर त्रिशान को देख पूछती है, क्या कनिष्क भाई को लड़की कौन है, क्या करती है? त्रिशान अहेली के गाल में हाथ रख सहलाते हुए कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन निक ने कहा है हम दोनों उसके घर उसके लिए रिश्ता लेके जाए। अहेली त्रिशान को देखने लगती है। त्रिशान अहेली की बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में देख कहता है, उसने मुझे भी कल ही बताया। वो हम दोनों को बताना चाहता था, मगर कल तुम सो रही थी, इसलिए मुझे बता दिया। कल तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तो मैं सोच रहा क्यों ना हम परसों चले लड़की वालों के घर। अहेली त्रिशान को देख वापस उसके कंधे में सिर रख कहती है, ठीक है पिया जी, जैसे आपको सही लगे। अगर भैया को वो लड़की पसंद है देख लेंगे, लेकिन पहले मैं लड़की देखूंगी। अगर मुझे वो निक भाई को संभालने वाली लगी तो ही मैं रिश्ते की हामी भरूंगी। त्रिशान अहेली के बालों को एक हाथ से सहलाते हुए कहता है, ठीक है, पहले हम लड़की देखेंगे, अच्छी लगेगी तो चट मंगनी पट विवाह कर देंगे। अहेली अपना सिर हिला देती है। दोनों के बीच फिर कुछ पल की खामोशी बन जाती है। कुछ देर बाद अहेली कुछ सोच त्रिशान के कंधे से सिर हटा उसे देख कहती है, भैया जी आपसे एक सवाल पूछूं? त्रिशान अहेली के चेहरे को देख अपना सिर हाँ में हिला देता है। अहेली त्रिशान को देख पूछती है, भैया जी यक्ष भाई इतने अजीब क्यों हैं? मेरा मतलब है यक्ष भैया किसी से ज्यादा बात नहीं करते हैं और नहीं हंसते हैं। मैंने एक बार स्टडी रूम में देखा था उनकी फोटो को, उसमें भैया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, चमक थी, लेकिन अब ना तो भाई के चेहरे पर वो चमक दिखती है और नहीं मुस्कान। ऐसा क्यों है? भैया जी यक्ष भैया इतना कैसे बदल गए? क्या भैया के साथ कुछ बुरा हुआ था? अहेली त्रिशान से जैसे ही त्रियाक्ष के बारे में पूछती है, त्रिशान के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो अहेली को बिना किसी भाव के देखने लगता है। अहेली त्रिशान के बदलते भाव को देख कहती है, भैया जी कुछ हुआ था भैया के साथ? मैंने देखा है जब भी यक्ष भैया की पास्ट लाइफ का जिक्र किया जाता है, भैया और आपके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से भैया ऐसे हो गए? त्रिशान अहेली के सवाल पर गहरी सांस ले सामने की तरफ देखता है। वो जानता था आज नहीं तो कल अहेली को त्रियाक्ष का सच पता चलना ही है, और अहेली सबसे बहुत प्यार करती थी। उसका अपने परिवार के प्रति प्यार स्नेह देख त्रिशान अहेली को सब सच बताने के बारे में सोचने लगता है। अहेली त्रिशान को देख रही थी, वो जानना चाहती थी आखिर ऐसा क्या हुआ था यक्ष के बीते पास्ट में जो वो इतना बदला था। त्रिशान आंखें बंद कर गहरी सांस ले आंखें खोल सामने की तरफ देख कहता है, सही कहा बीवी, हमारा यक्ष पहले ऐसा नहीं था। वो बहुत हंसी मजाक करने वाला लड़का था। वो तो तेज से भी ज्यादा चंचल और शैतान था। अहेली त्रिशान की बात सुन हैरानी से उसे देख पूछती है, क्या सच में यक्ष भैया तेज देवर जी से भी ज्यादा हंसमुखे थे? त्रिशान अहेली की तरफ देख हल्का मुस्कुरा अपना सिर हिला कहता है, हाँ बहुत ज्यादा मजाक मस्ती में सबसे आगे था। अहेली शॉक थी। उसने तेजस को देखा वो उसके साथ और बाकी घर में अपने सभी भाइयों के साथ कितना हंसता मुस्कुराता और उसको परेशान करता था। अहेली सोचने लगाई है तेजस इतना था तो त्रियाक्ष पहले उससे ज्यादा था। वो सोचने लगती है त्रियाक्ष मुस्कुराते हुए कैसा लगता रहा होगा। अहेली ने त्रियाक्ष की पहले एक बार फोटो में मुस्कान देखी थी, वो सच में बहुत प्यारा लगता था। त्रिशान सामने की तरफ देख अहेली को त्रियाक्ष के बारे में बताने लगता है, मुझे याद है यक्ष उस टाइम एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, कॉलेज का टॉपर था, वो हर फील्ड में बेस्ट था। कॉलेज की सभी लड़की दीवानी थी उसकी, लेकिन उसने कभी किसी को नजर उठा के नहीं देखा था सिवाय एक लड़की के। त्रिशान इतना कहा कुछ देर रुक, फिर आगे कहता है, हाँ यक्ष ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की को नजर उठा के देखा था, वो थी निहारिका। यक्ष का पहला प्यार। यक्ष और निहारिका स्कूल टाइम से क्लासमेट थे। पहले दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन कॉलेज के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, जिसके बाद दोनों कपल बन गए। कॉलेज के 3 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद यक्ष को अपनी बिजनेस की पढ़ाई के लिए इंडिया से बाहर जाना था। उसने निहारिका को इस बारे में बताया तो निहारिका उससे नाराज हो गई। उसने उसे बाहर जाने को साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि यक्ष अगर बाहर गया तो वो उसे भूल जाएगा और किसी और को अपनी जिंदगी में ले आएगा। यक्ष ने उसे बहुत समझाया, वो उसे क्यों छोड़ेगा, वो उससे प्यार करता है, उसे समझाया था। वो सिर्फ 1 साल के लिए जा रहा है, लेकिन निहारिका ने उसकी नहीं सुनी और उसके आगे शर्त रख दी, या तो वो विदेश ना जाए या फिर वो उससे शादी कर उसे अपना बना फिर बिजनेस सीखने बाहर जाए। यक्ष उसकी ये शर्त सुन हैरान था। उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। यक्ष के पास दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि उसे बिजनेस में इंटरेस्ट था और वो निहारिका को भी नहीं छोड़ सकता था। वो उसका प्यार थी। यक्ष को ना चाहते हुए निहारिका की बात माननी पड़ी, लेकिन निहारिका यक्ष के बारे में मिस्टर जिंदल को पता चल गया। वो उन दोनों की शादी के खिलाफ थे। मिस्टर जिंदल को निहारिका पसंद नहीं आई, उन्हें निहारिका अच्छी लड़की नहीं लगी। उन्होंने दोनों की शादी के केस साफ मना कर दिया, लेकिन फिर निहारिका ने यक्ष को पता नहीं मिस्टर जिंदल के बारे में क्या क्या बोला, जिसके बाद मिस्टर जिंदल और यक्ष की बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। जिसके बाद मिस्टर जिंदल यक्ष से नाराज हो गए और यक्ष ने उनके खिलाफ जाके मंदिर में निहारिका से शादी कर दी।
मिस्टर जिंदल को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने यक्ष से सारे रिश्ते तोड़ दिया, मगर यक्ष को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम लोग बचपन से उनसे अलग ही रहते थे। लेकिन वो पिता थे, जन्म दिया था उन्होंने, हमें तो उनसे रिश्ता ऐसे तो नहीं तोड़ सकते थे, बस उनसे दूर रहते थे। वो कभी कभी हमें मिलने आते जाते रहते थे। यक्ष ने सबके खिलाफ जाके शादी कर दी। वो निहारिका को घर लेके आया। उस वक्त तेजस ओजस सात्विक भी पढ़ाई करते थे। यक्ष निहारिका को घर छोड़ बिजनेस सीखने के लिए बाहर चला गया। पर कहते हैं ना, प्यार इंसान को सिर्फ जीना नहीं मरना और बर्बाद भी करती है। कुछ ऐसा ही यक्ष के साथ भी हुआ। निहारिका ने यक्ष से शादी सिर्फ पैसे के लिए की थी। जब यक्ष इंडिया से बाहर गया, निहारिका पूरे दिन पार्टी क्लब में रहती थी और आधी आधी रात को नशे की हालत में घर आती, कभी तो घर ही नहीं आती थी। तेजस ओजस सात्विक उसकी हरकतों के बारे में यक्ष को बताते थे। यक्ष निहारिका को फोन कर पूछता था तो निहारिका उल्टा रोने का नाटक कर तेजस सात्विक ओजस के बारे में उल्टा सीधा कहती थी कि वो लोग निहारिका को बहुत परेशान करते थे, उसे भला बुरा कहते थे, जिसकी बात पर यकीन कर यक्ष तीनों को डांटता था। लेकिन कहते हैं ना, सच कितना भी छुपाओ एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। यक्ष के सामने भी निहारिका का सच आ ही गया जब निहारिका ने यक्ष को उससे भी ज्यादा अमीर आदमी के लिए उसे छोड़ दिया और उसके मुंह में डाइवोर्स पेपर मार किसी और के साथ चली गई। बस वो दिन था जिसके बाद हमारा हंसता खेलता यक्ष हमेशा के लिए खो गया। निहारिका ने उस दिन यक्ष के मुंह में डाइवोर्स पेपर ही नहीं फेंक के मारे थे, बल्कि उसके प्यार, सम्मान, उसकी केयर को फेंक के मारा था। त्रिशान कुछ पल रुक कर कहता है, यही आज है बीवी, मेरे यक्ष को आज भी सारी लड़कियां एक जैसे धोखेबाज, फरेबी, मतलबी लगती है। त्रिशान कहते हुए अहेली की तरफ देखता है। अहेली को आंखों में नमी थी। त्रिशान अहेली की आंखों में आंसू देख उसे अपने बाहों में भर कहता है, बीवी रोना बंद करो, इस बात को 3 साल गुजर गए हैं। अहेली त्रिशान के सीने से लग सिसकते हुए कहती है, यक्ष भैया के साथ कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है? जब सुन के ही मुझे इतना बुरा लग रहा है। सोचिए उस वक्त यक्ष भैया पर क्या गुजरी होगी। उन्होंने किसी से सच्चा प्यार किया था और उसने उन्हें धोखा दिया। भैया जी, वो लड़की इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है? उसने अपने लालच के लिए भैया को नहीं, उनके इमोशन, उनके फीलिंग को भी तार तार किया है। उसकी वजह से भैया क्या से क्या हो गए। वो औरत किसी के प्यार के लायक नहीं हो सकती। देखना, आप उस लड़की को कभी किसी का प्यार नसीब नहीं होगा। त्रिशान अहेली के बालों में हाथ फेर उसे चुप कराते हुए कहता है, हाँ बीवी, ऐसा ही होगा। तुम चुप हो जाओ बच्चा, मुझे तुम्हारे आंसू बहुत हर्ट करते हैं। अहेली त्रिशान की बात सुन सिर उठा उसे देखने लगती है। त्रिशान अहेली को देख उसके आंसू पोंछ उसके माथे को चूम लेता है। अहेली अपनी आंखें बंद कर देती है। त्रिशान अहेली को वापस अपने सीने से लगा सामने की तरफ देख मन में कहता है, सिर्फ आधा सच सुन, जब तुम इतना दुखी हो गई, जिस दिन पूरा सच जानोगी तब कितना दुखी होगी। त्रिशान अपनी सोच में था कि तभी अहेली त्रिशान से दूर हो उसे देख कहती है, पिया जी, हम यक्ष भैया की शादी एक अच्छी लड़की से करवाएंगे जो उन्हें पहले जैसे बना देगी। त्रिशान अहेली को देखने लगता है। त्रिशान अहेली के गाल में हाथ रख अपना सिर ना हिला कहता है, नहीं बीवी, यक्ष इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा, उसे ये रिश्ते अब धोखा लगते हैं। अहेली त्रिशान की बात सुन कुछ देर सोचते हुए कहती है, हम अगर मैं भैया से कहूँ कि वो शादी कर ले तो वो मान जाएंगे। त्रिशान अहेली के दोनों गालों में हाथ कहता है, बीवी तुम्हारे कहने पर अगर वो मान भी गया और उसने शादी कर भी ली, पर मुझे नहीं लगता वो कभी उस लड़की को पत्नी के रूप में अपनाएगा। माना वो तुम्हारे लिए उसे उसकी बीवी होने का हक दे भी देगा, मगर खुद कभी उस रिश्ते में आगे कभी नहीं बढ़ेगा। निहारिका ने यक्ष के अंदर से अब सारे जज्बात मार दिए हैं। उसके अंदर पहले की तरफ इमोशन फीलिंग अब कभी नहीं आएंगे। वो कभी पहले की तरह नहीं होगा। उसने पहले वाले यक्ष को मार दिया है। अहेली त्रिशान की बात सुन उसे देखने लगती है। त्रिशान अहेली को देख कहता है, उसके बारे में अब ज्यादा मत सोचो, उसने अपने आप को कठोर बना लिया है, अब वो कभी नहीं पिघलेगा। अहेली अपना सिर हिला कहती है, हो सकता है, लेकिन मुमकिन तो कुछ भी नहीं है। क्या पता कोई हो जो भैया की तरह हो, कोई तो होगी जो सिर्फ भैया के लिए बनी होगी, जो उन्हें पहले जैसा ना बनाए लेकिन जीना तो सिखाई देगी। उनकी जिंदगी ना बने लेकिन जिंदगी का हिस्सा तो बन जाएगी। जैसे मैं आपकी लाइफ में आई हूँ, क्या पता कोई और भी हो जो भैया की लाइफ में आ जाए। त्रिशान अहेली की बात पर उसे कुछ देर देखता रहता है, फिर अपना सिर हिला कहता है, हाँ हो सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी में जब आएगी तब देख लेंगे एल। अभी फिलहाल रात आने वाली है और हमें अब घर चलना चाहिए। अहेली त्रिशान की बात पर नजर घुमा देखती है तो अंधेरा होने लगा था, जिसे देख अहेली अपने हाथ बढ़ा त्रिशान को देख कहती है, भैया जी मैं थक गई। त्रिशान अहेली के हाथों को देख उसे देख हल्का मुस्कुरा कहता है, ओ मेरा बच्चा थक गया। अहेली बच्चों की तरह मुंह बना हाँ में सिर हिला देती है। त्रिशान हल्का मुस्कुरा ना में सिर हिला उसे गोद में उठा देता है। अहेली झट से त्रिशान के गले में अपने हाथ लपेट लेती है। त्रिशान अहेली को लेकर वहां से निकल जाता है। मुंबई, त्रियाक्ष शौरीन के साथ एक बड़े से व्हाइट कॉलर के विला के बाहर खड़ा था। घर लाइट से चमक रहा था। त्रियाक्ष शौरीन के साथ विला के कुछ दूरी पर खड़ा हो विला को घूर रहा था। त्रियाक्ष विला को घूरते हुए शौरीन से कहता है, अगर अगले 5 मिनट में तूने अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढा तो मैं अपने तरीके से अंदर जाऊंगा और तू मुझे रोक नहीं पाएगा। शौरीन त्रियाक्ष की बात सुन उसे देखने लगता है। त्रियाक्ष सिर टेढ़ा कर शौरीन को घूरता है। शौरीन त्रियाक्ष को देख डरते हुए कहता है, यश बॉस मैं कुछ करता हूँ, आप प्लीज यहाँ कुछ भी ऐसा वैसा मत करिएगा, प्लीज किंग को पता चल जाएगा। त्रियाक्ष शौरीन को डार्क नजरों से घूरने लगता है। शौरीन अपना सलाइवा निकल 2 कदम पीछे होते हुए कहता है, सॉरी बॉस मैं अंदर जाने के लिए अभी कुछ करता हूँ। त्रियाक्ष शौरीन से नजर फिर विला को देखने लगता है। शौरीन एक नजर त्रियाक्ष को देख वहां से निकल जाता है। त्रियाक्ष 5 मिनट तक वहां पर खड़ा रहता है। जब 5 मिनट बाद शौरीन नहीं आता, त्रियाक्ष विला की तरफ जाने लगता है। त्रियाक्ष ने अभी एक कदम बढ़ाया ही होगा कि तभी शौरीन उसके पास भागते हुए आता है। त्रियाक्ष शौरीन को घूरने लगता है। शौरीन डरते हुए कहता है, सॉरी बॉस वो 2 गेस्ट को ठिकाने लगाने में लेट हो गया। त्रियाक्ष शौरीन की बात सुन उसके हाथ से एक पास चिन्ह अंदर की तरफ जाने लगता है। शौरीन त्रियाक्ष के पीछे भागते हुए उसे रोक कहता है, बॉस रुकिए, आप ऐसे अंदर जाएंगे? त्रियाक्ष रुक शौरीन को घूर कहता है, क्यों, क्या अब अंदर जाने के लिए मेकअप करना है? लड़की उठाने जा रहे, शादी करने नहीं। शौरीन त्रियाक्ष की बात पर 2 कदम पीछे रुक हकलाते हुए कहता है, बॉस मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रहा था विद्युत आर्या भी एक माफिया है, कहीं उसने आपको पहचान लिए तो। त्रियाक्ष शौरीन को सिर टेढ़ा कर अजीब तरह से घूर कहता है, तुझे किसने माफिया गार्ड का इंचार्ज बना दिया? जब तुझे आज तक ये नहीं पता माफिया ब्रदर्स कौन है, कहाँ के हैं, अभी तक कोई नहीं जानता है, तो वो विद्युत क्या गॉड है जो मुझे पहचान लेगा? शौरीन त्रियाक्ष की बात पर अपने बालों को खुजला अपने दांत दिखा कहता है, सॉरी बॉस मैं भूल गया था। त्रियाक्ष शौरीन को घूर के देखता है। शौरीन अपनी बत्ती सी छुपा देता है।
त्रियाक्ष बिला की तरफ बढ़ जाता है। शौरीन भी उसके पीछे निकल जाता है। दोनों जैसे ही दरवाजे के पास आते हैं, गार्ड त्रियाक्ष के आगे हाथ कर उसे रोक देता है। गार्ड के रोकते ही त्रियाक्ष का चेहरा डार्क हो जाता है। वो मुट्ठी कस गार्ड के हाथ को सिर टेढ़ा कर बड़े अजीब तरह से घूरने लगता है। गार्ड को अचानक ठंड का एहसास होने लगता है। वो नजरें उठा त्रियाक्ष को देखता है। त्रियाक्ष की लाल आंखों को देख गार्ड की रीढ़ की हड्डी तक कांप उठती है। वो कांपने लगता है। शौरीन जब ये सब देखता है तो जल्दी से गार्ड के पास आ उसे इनविटेशन कार्ड दिखा कहता है, हमें इनविटेशन मिला है। गार्ड शौरीन के कार्ड दिखाने पर डरते हुए उसे देख उन्हें जाने को कहता है। उसके माथे पर हल्का पसीना आने लगा था। त्रियाक्ष के ऑरे को देख गार्ड की हालत खराब हो गई थी। उसके अंदर जाते ही गार्ड को ऐसा लगता है जैसे उसकी रुकी सांस वापस आई हो। टू बी कंटिन्यू। क्या होगा आगे? अब आगे कमेंट कर अपनी राय दे। आज का चैप्टर कैसा लगा? त्रियाक्ष शौरीन के साथ विला के अंदर आ चुका था। दोनों जब अंदर आते हैं तो वहां पहले से बहुत लोग मौजूद थे। त्रियाक्ष अपनी सरसरी नजर पूरे हॉल में घुमाता है तो उसे वहां बड़े बड़े लोग नजर आते हैं। एलएल ज्यादातर वहां अंडरवर्ल्ड के लोग थे। त्रियाक्ष जब ये सब देखता है तो उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल जाते हैं। उसे समझ नहीं आता आखिर विद्युत था कौन जो उसकी शादी में अंडरवर्ल्ड के लोग भी शामिल थे। त्रियाक्ष खुद माफिया था, इसलिए वो इन सब कुछ जनता था, लेकिन कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि त्रिशान अंडरवर्ल्ड से दूर रहता था। लेकिन त्रियाक्ष वो त्रिशान के लिए अंडरवर्ल्ड में कदम तो नहीं रखा था, लेकिन जानकारी उसे सबकी थी। त्रियाक्ष जब वहां उन सबको देखता है, अपने गले में अजीब तरह से हाथ घुमा सिर टेढ़ा कर शौरीन को घूरता है। वहीं शौरीन जो खुद वहां आए अलग अलग देश के अंडरवर्ल्ड के लोगों को वहां देखता है तो उसका दिमाग भी चकरा जाता है। शौरीन उन सबको हैरानी से देख ही रहा था कि तभी उसे खुद पर किसी की जानलेवा नजरों की तपिश पड़ती है। शौरीन सिर घुमा त्रियाक्ष को देखता है तो डर से उसके शरीर में अजीब सी कंपन होती है। शौरीन त्रियाक्ष को देख अपना सलाइवा निकल कहता है, बॉस मैंने सारी इंफॉर्मेशन निकाली है। विद्युत आर्या सिर्फ मुंबई का माफिया है। अंडरवर्ल्ड से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो उनसे जुड़ना जरूर चाहता है लेकिन जुड़ा नहीं है। ये सब यहाँ कैसे, मुझे नहीं पता। त्रियाक्ष शौरीन की बात सुन उसे कुछ देर वैसे ही घूरते हुए सब अंडरवर्ल्ड माफिया को देखता है जो आपस में बातें कर रहे थे। त्रियाक्ष सब पर अपनी ठंडी नजरें घुमा अपने सिर को अजीब तरह से घुमा शौरीन को देखता है। शौरीन डरते हुए कहता है, मैं पता करता हूँ। त्रियाक्ष शौरीन से नजर हटा वहां से दूसरी तरफ चला जाता है। शौरीन त्रियाक्ष को जाते देख अपनी नजरें अंडरवर्ल्ड के माफियाओं की तरफ देख खुद से कहता है, आखिर ये सब इस शादी में क्यों आए हैं? अंडरवर्ल्ड का यहाँ क्या काम हो सकता है? इतना कहते हुए शौरीन की नजर दो लोगों पर जाती है जो आपस में कुछ बात कर रहे थे। शौरीन इधर उधर देख उनकी तरफ कदम बढ़ा, उनसे थोड़ी दूरी बना के खड़ा हो उनकी बातें सुनने लगता है। वो दो आदमी जो अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखते थे आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या किस्मत है ना जिसे अंडरवर्ल्ड के सभी माफिया ढूंढ रहे थे उसे एक छोटे से माफिया ने ढूंढ निकाला। दूसरा आदमी कहता है, सही कहा तुमने, इसने तो सीधा ऊंची छलांग लगाई। मैंने सुना है ये बहुत टाइम से अंडरवर्ल्ड में आना चाहता था लेकिन आ नहीं पाया और अब देखो कहां एक छोटा सा माफिया सीधा किंग की गद्दी तक पहुंचा। उसकी बात सुन पहला आदमी कहता है, सही कहा, सरकार की बेटी से शादी करने के बाद ये अगला किंग बनेगा। जिस गद्दी को पाने के लिए सालों से अंडरवर्ल्ड में लड़ाई चल रही थी, किसे पता था उस गद्दी पर मुंबई का ये छोटा माफिया राज करेगा। दूसरा आदमी पहले वाले की बात सुन अपना सिर हिला कहता है, हाँ सही कहा, पर तुम्हें क्या लगता है जो लोग किंग की कुर्सी पाना चाहते हैं वो लोग इसे जीने देंगे? पहला आदमी दूसरे आदमी की बात सुन उसकी तरफ देख नासमझी से पूछता है, क्या मतलब? आदमी कहता है, मतलब ये सरकार की बेटी की शादी है और नियम के अनुसार सरकार अंडरवर्ल्ड के अभी के सरताज हैं जो कहाँ है पता नहीं, लेकिन उनकी शर्त के अनुसार जो कोई उनकी बेटी को ढूंढ उससे शादी करता है वो अगला किंग कहलाएगा। तुम जानते हो सब किंग की कुर्सी के लिए मरे जा रहे हैं, तो तुम्हें लगता है ये मामूली माफिया जिसने अंडरवर्ल्ड के लोगों को अपनी शादी में बुलाया है ये कह के कि उसने सरकार की बेटी को ढूंढ लिया है और अब वो उससे शादी कर अगला किंग बनेगा? क्या यहाँ आए ये लोग उसकी शादी सरकार की बेटी से होने देंगे और उसे इतनी आसानी से किंग बनने देंगे? पहला आदमी। दूसरे आदमी की बात सुन उसकी तरफ देख कहता है, तुम्हारा मतलब है इस शादी में खून खराब होने वाला है? दूसरा आदमी अपना सिर हिला कहता है, सरकार की बेटी की शादी है, नियम के अनुसार जो उसकी बेटी का पति होगा अगला किंग वो है तो उसे पाने के ये सब तो होगा ही। शौरीन जैसे ही उन दोनों आदमियों की बात सुनता है वो शॉक हो जाता है। शौरीन चारों तरफ अपनी नजर घुमा खुद से कहता है, सर सरकार की बेटी जिंदा है लेकिन कैसे? वो तो 14 साल पहले अपनी माँ के साथ मर चुकी थी, इसका मतलब अनेरी। ओह शिट। शौरीन अपने मुंह में हाथ रख चारों तरफ देखता है जहाँ सब लोगों के चेहरे पर एक अजीब से भाव थे। सबकी आंखों में दुल्हन के आने की बेताबी साफ दिख रही थी जिसे देख शौरीन खुद से बड़बड़ाता है, बॉस मुझे बॉस को सब बताना होगा, यहाँ रुकना शेफ नहीं है, हम इन सब में नहीं पड़ सकते हैं। अगर किंग को पता चला तो वो सबसे पहले मुझे गोली मारेंगे। शौरीन अपना फोन निकाल त्रियाक्ष को कॉल कर उसे इधर उधर ढूंढने लगता है लेकिन त्रियाक्ष उसे कहीं नहीं मिलता है और नहीं वो कॉल उठा रहा था। शौरीन जब ये सब देखता है तो उसके माथे पर डर से पसीना आने लगता है। शौरीन इस वक्त सच में बहुत डर रहा था। वो अंडरवर्ल्ड के अलग अलग देशों से यहाँ आए लोगों को देख डर गया था। उसे डर इस बात का नहीं था कि वो अंडरवर्ल्ड के माफिया के बीच में था, बल्कि इस बात का डर लग रहा था अगर त्रियाक्ष ने यहाँ कुछ भी किया तो वो अंडरवर्ल्ड के माफिया की नजरों में आ जाएगा, जिसका साफ मतलब था अंडरवर्ल्ड से दुश्मनी। और अगर ऐसा हुआ तो पूरा अंडरवर्ल्ड जिंदल ब्रदर्स का दुश्मन बन जाएगा। त्रिशान को अगर पता चलेगा वो ना तो उसे छोड़ेगा और नहीं त्रियाक्ष को। शौरीन को तो त्रिशान से डर लग रहा था। शौरीन त्रियाक्ष को बार बार कॉल कर परेशान हो रहा था। वो उसे इधर उधर ढूंढे जा रहा था लेकिन उसे ना तो त्रियाक्ष दिखता है और ना ही त्रियाक्ष कॉल उठा रहा था। शौरीन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। शौरीन पूरे हॉल में त्रियाक्ष को देख चुका था। वो ऊपर जाने को था कि तभी पूरे हॉल की लाइट ऑफ हो जाती है। लाइट ऑफ होते ही पूरे हॉल में जहाँ सारे माफिया खड़े थे सब इधर उधर देख बातें करने लगते हैं। शौरीन भी अचानक अंधेरे होने पर इधर उधर देखने लगा था। 10 मिनट बाद पूरे हॉल में हल्की सी लाइट जलती है। सब नजरें उठा उधर देखने लगते हैं। ये लाइट उसी हॉल में लगे बड़े से प्रोजेक्टर की थी जिसमें एक रूम की लाइव वीडियो चल रही थी। हॉल में एकत्र सभी अंडरवर्ल्ड के लोग उसे देखने लगते हैं। शौरीन की नजर भी उस पर जाती है जिसमें एक रूम की लाइव वीडियो चल रही थी। एक लड़के ने एक लड़की को गोद में उठाया हुआ था। लड़की ब्राइडल लहंगे में थी। लड़की का चेहरा लड़के के सीने में छुपा था और लड़के ने ब्लैक कोट पहना हुआ था। लड़के के चेहरे पर ब्लैक कॉलर का मास्क लगा था। लड़का लड़की को गोद में लिए थोड़ा पीछे जाता है तो उस रूम में पंडित के कपड़े पहने 35-40 साल का आदमी बैठा था। उसके आगे छोटा सा मंडप बना था
लड़का लड़की को लेके वहीं पर बैठ जाता है। पंडित जी उसके बैठते ही डरते हुए मंत्र पढ़ने लगते हैं। शख्स अपनी सर्द नजरों से चल रही आग को देखने लगता है। वहीं नीचे हॉल में खड़े सब लोग जब ये देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। सब स्क्रीन में हो रही शादी को देख रहे थे, जो किसकी थी किसी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि शादी एक रूम में हो रही थी। रूम किसका था ये कोई नहीं जानता था। शौरीन भी ये सब देख रहा था। उसे लड़के की पर्सनैलिटी और उसकी सर्द नजरों को देख अंदर से अजीब सी घबराहट होने लगती है। उसे शख्स को देख अंदर से डर लगने लगता है। वो मन ही मन खुद से कहने लगता है, नहीं नहीं, ये वो नहीं हो सकते, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, ये कोई और है। हाँ हाँ, लेकिन ये है कौन और ऐसे शादी क्यों कर रहा है। शौरीन खुद को अंदर ही अंदर समझा ही रहा था कि तभी हॉल में किसी की गुस्से भरी आवाज आती है। ये सब क्या हो रहा है, ये मेरी दुल्हन है, मेरी इससे शादी होने वाली थी, उसके रूम में ये कौन मेरी होने वाली दुल्हन से शादी कर रहा है। ये आवाज सुनते ही सब लोग आवाज की तरफ देखते हैं, जहां पर एक 28-30 साल का शख्स खड़ा था। दिखने में बहुत हैंडसम था। उसके आगे के कुछ बालों में गोल्डन कॉलर हो रखा था, गेहूं रंग था। शख्स गुस्से में सामने चल रही स्क्रीन को गुस्से देख रहा था। वहीं सब उस शख्स को देख उसे पहचान जाते हैं। सब उसी की शादी के लिए तो यहाँ आए थे। नहीं, उसकी शादी जिससे होने वाली थी उसके लिए आए थे। अगर ये कहे तो गलत नहीं होगा। विद्युत जो शादी की शेरवानी में था। सब उसे देख पहले तो किसी को समझ नहीं आता, मगर जैसे ही सब उसकी बातों को समझते हैं सब हैरान हो, कभी विद्युत को तो कभी स्क्रीन की तरफ देखते हैं। अब सबके बीच बातें होने लगती है। एक कहता है, क्या ये जो शादी हो रही है माफिया प्रिंसेस की हो रही है। दूसरा कहता है, पर उनकी शादी हो किससे रही है, विद्युत आर्या तो यहाँ है। किसी को कुछ समझ नहीं आता आखिर ये सब हो क्या रहा था। हाँ, ये सच था, सब अनेरी को पाने यहाँ आए थे और सब ने सोच रखा था विद्युत जैसे ही अनेरी के साथ मंडप में बैठेगा सब उसे मार खुद सरकार की बेटी से शादी कर अगला किंग बनेगा। लेकिन यहाँ तो बाजी ही उल्टी पड़ गई थी। जिसके लिए सब यहाँ आए थे उसे तो कोई अनजान अपना बना रहा था। सब लोग बस उस स्क्रीन को देख रहे थे जहाँ पर उन दोनों के फेरे पूरे हो चुके थे। शख्स लड़की को गोद में लिए फेरे पूरे करता है। अब पंडित जी दूल्हे को दुल्हन की मांग भरने को कहते हैं। शख्स जो दूल्हा था जैसे ही वो सिंदूर की थाल को देखता है तो उसकी आंखें डार्क हो जाती है। वो अपनी डार्क आंखों से सिंदूर को घूर रहा था। वहीं नीचे हॉल में खड़ा शौरीन जब ये सब देखता है तो वो अपना सिर नामे हिला देता है। शौरीन विद्युत को नीचे देख समझ चुका था ये कौन है। उसका डर यकीन में बदल गया था। शौरीन अपना सिर नामे हिला, मन में कहता है, ना नहीं बॉस, तो आप ये सब नहीं कर सकते, प्लीज बॉस नो। आप ऐसा कर पूरे अंडरवर्ल्ड को अपना दुश्मन बना लेंगे। किंग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। किंग आप सब में लिए इन सब से दूर रहते हैं। आप एक ऐसे दलदल में पैर रख रहे हैं जो आपके साथ आपके पूरे परिवार को नष्ट कर सकता है। बॉस प्लीज रुक जाइए। शौरीन मन ही मन त्रियाक्ष को ये सब ना करने की विनती कर रहा था, लेकिन त्रियाक्ष जो अभी तक उस सिंदूर को घूर रहा था वो अपना एक हाथ आगे बढ़ा, सिंदूर की थाल में हाथ रख मुट्ठी में सिंदूर ले पूरा सिंदूर अनेरी की मांग में लगा देता है। जिसके मुट्ठी भर सिंदूर लगाने से अनेरी का पूरा चेहरा माथा सिंदूर से लाल हो जाता है। शौरीन जब ये सब देखता है वो अपने हाथों को मुट्ठी कस अपनी आंखें बंद कर देता है। हॉल में सब जब ये देखते हैं तो वहाँ एकदम से शांति बसर जाती है। विद्युत हाथों की मुट्ठी कस देता है। वो गुस्से में स्क्रीन की तरफ देखता है जहाँ अब त्रियाक्ष अनेरी को मंगलसूत्र पहना रहा था। ये सब देख विद्युत गुस्से में अपने जबड़े कस वहाँ आए सब लोगों की तरफ देख कहता है, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं, उसे पकड़ो, वो सरकार की बेटी से शादी कर रहा है, कोई भी खैरा किंग बन सकता है, जाके पकड़ो उसे और मार डालो। विद्युत की बात सुन सब उसे देखने लगते हैं। विद्युत सब की तरफ देख कहता है, क्या मुझे क्या देख रहे हो, तुम सब यहाँ मेरी शादी में तो नहीं आए थे, सब किंग बनने आए थे ना, मुझे पता है, तो अब यहाँ खड़े हो क्या शादी को एंजॉय कर रहे हो, अब तुम सबको किंग नहीं बनना, मार डालो उसे। जिसे किंग की कुर्सी चाहिए वो जाके उसे खत्म कर माफिया प्रिंसेस से शादी कर सकता है। विद्युत की बात सुन शौरीन गुस्से में उसे घूरने लगता है और बाकी सब एक दूसरे को देखते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। शौरीन जब सबको ऊपर जाता देखता है तो वो अपने हाथों की मुट्ठी कस सबके पीछे जा उन्हें रोकने को जाने को होता है कि तभी उसके फोन में बीप की आवाज आती है, जिसे सुन शौरीन रुक के अपना फोन चेक करता है। शौरीन जैसे ही अपना फोन देखता है हैरान हो इधर उधर देखता है, लेकिन तभी पूरे विला में अंधेरा हो जाता है। सब अंधेरा देख इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन तभी सबके कानों में एक भारी कठोर आवाज पड़ती है। क्वीन हमेशा क्वीन की होती है, उसे पाने के लिए सैनिक आपस में कितना भी लड़ ले लेकिन राजा के आगे उन्हें हमेशा झुकना ही पड़ता है। आवाज सुन सब अपनी अपनी जगह में रुक जाते हैं, मगर विद्युत आवाज सुन चिल्ला के कहता है, ये सब उस लड़के की चला है तुम सबको भटकाने की ताकि वो यहाँ से भाग सके। सब अपने अपने फोन की लाइट खोल, विला के सारे दरवाजे बंद करो, किसी को बाहर न जाने देना, वो अंधेरे में भागने की कोशिश करेगा, उसे पकड़ो। विद्युत की बात पर सब अपने फोन की लाइट खोल विला के दरवाजे बंद करने लगते हैं। अब किंग बनने के लिए कोई कुछ भी कर सकता था। कुछ लोग ऊपर की तरफ चले जाते हैं, सब त्रियाक्ष को ढूंढ रहे थे लेकिन किसी को कोई नहीं मिलता। करीब आधे घंटे बाद पूरे विला की लाइट ओपन होती है, सभी लोग पूरा विला को चेक करते हैं। विद्युत सीधा अनेरी के रूम में जाता है लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखता है, सिर्फ जमीन पर आग जल रही थी और वहां कुछ सामग्री रखी थी। विद्युत रूम में किसी को ना देख गुस्से में जमीन में रखे सामानों को गुस्से में लात मार गिरा देता है। वो गुस्से में चिल्ला के कहता है, अनेरी तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, तुम्हें मैंने ढूंढा था, तुम सिर्फ मेरी रहोगी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक बार बस एक बार वो मुझे मिल जाए उसे मार दूंगा। उसे नहीं पता मैं चीज क्या हूँ। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी विद्युत आर्या से पंगा लेके। इतने सालों से मैंने अंडरवर्ल्ड में जाने के लिए क्या नहीं किया, जब मुझे वहां जाने की चाबी नहीं बल्कि पूरा खजाना मिला तो कोई और ऐसे कैसे उसे मुझसे छीन सकता है। मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। विद्युत इस वक्त गुस्से में बौखला गया था। कोई उसके हाथ आए, उसकी सोने ने चिड़िया को उसके नाक के नीचे से ले गया था और वो कुछ नहीं कर पाया था। विद्युत गुस्से में पागल हो चुका था। वो उस रूम में तोड़फोड़ करने लगता है जहां मुंबई में बड़ा कांड करने के कारण त्रियाक्ष बन गया था। जाने अनजाने में अंडरवर्ल्ड का किंग और ले ली थी। पूरे अंडरवर्ल्ड के माफियाओं से दुश्मनी। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में सब इस बात से अनजान साथ में मिलकर डिनर कर रहे थे। तेजस रोज की तरह त्रिशान को गुस्सा दिलाने वाली हरकत करते हुए अहेली के बगल में बैठ टेबल में अपना एक हाथ की कोहनी टीका अपने गाल में हाथ रख अहेली को प्यार से देख उसे फ्लर्ट करते हुए कहता है, हे क्यूटी भाई क्या आप मुझे अपने इन खूबसूरत हाथों से खाना खिला सकती हैं। तेजस की बात सुन सब जो अपने खाने में बिजी थे हैरान हो सब चौंकते हुए तेजस को देखने लगते हैं। तेजस अभी भी वैसे ही बड़े प्यार से अहेली को देख रहा था और अहेली तेजस की बातें और उसके देखने से उसका चेहरा लाल होने लगता है। अहेली अपनी नजरें झुका शर्माते हुए अपना सिर हिला, जैसे ही तेजस को कुछ कहने के लिए मुंह खोलने को थी वैसे ही उसकी नजर त्रिशान की लाल आंखों पर जाती है, जिसे देख अहेली को अपने पेट में अजीब सी ठंडक का एहसास होता है। वो अपना गला गिलाकर त्रिशान को देखने लगती है जो उसे ही बुरी तरह से घूर रहा था। अहेली त्रिशान की आंखों को देख अपनी नजरें झुका लेती है। वहीं तेजस जब अहेली का कोई जवाब नहीं सुनता है तो वो दोबारा उसे देख उसी टोन में पूछता है, हे क्यूटी भाई आप चुप क्यों हैं, कहिए ना आप मुझे अपने खूबसूरत हाथों से खाना खिलाएंगे। तेजस की बात सुन